नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। सियासत को समर्पित, राजनीति को समर्पित हमारा ये वीकली शो है, जिसमें हम बात करते हैं हमारे इर्द गिर्द चल रही ही राष्ट्रीय प्रादेशिक राजनीति के बारे में। और इस बारे में गहन मंथन करने के लिए, गहन एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ होते हैं राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और लगभग 6 दशक का राजनीति में सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंह जी। सियासत के बारे में चंद्रराज जी का लंबा और सक्रिय अनुभव है। और सियासत की जहां बात चल रही है तो सियासत के बारे में हम हमारे दर्शकों को यह भी बता दें कि ये सियासत शब्द क्या है असल में, और राजनीति क्या है, और सियासत का राजनीति से लेना देना क्या है। सियासत का असल में घुड़सवारी से मतलब है। आपने सुना होगा, घुड़सवार को या घोड़े को लेकर चलने वाले को सईस कहा जाता है। इसी सईस शब्द से सियासत बनती है। और किसी जमाने में अरबी दुनिया में जो घोड़ों का आदान प्रदान करते थे, जिनके पास ज़्यादा घोड़े होते थे, वो ही बड़े सियासी प्लेयर होते थे। यानी कि वॉर मशीन थी घोड़ा। आज जिस तरह से लड़ाकू विमान है वो आपके सामने हैं, तोपें हैं, मिसाइल्स हैं, उस जमाने में वॉर मशीन होती थी घोड़ा। जिसके पास जितने ज़्यादा घोड़े होते थे, क्योंकि मूवमेंट के लिए जितना फास्ट घोड़ा काम कर सकता है उतना इन बाकी जो हमारी शक्तियां हैं, हाथी बहुत कम मूवमेंट करता है, घोड़ा बहुत फास्ट करता है। इसलिए आज भी घोड़े की ताकत से ही सारी ताकत, मशीनी ताकत भी मानी जाती है, मापी जाती है। उसको हॉर्स पावर कहते हैं, और ये हॉर्स पावर भी उसी से आता है। तो इसलिए घोड़ा बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, बड़ी काबिल वॉर मशीन हुआ करती थी। इसलिए जो घोड़ों में निष्णात होते थे, घोड़ों के कारोबार में निष्णात होते थे, जिनके पास ज़्यादा घोड़े होते थे, और जो बादशाह घोड़ों का बड़ा काफिला रखता था, उसको बड़ा सियासतदान वो कहा जाता था। लेकिन अब कालांतर में उस शब्द का एक पर्यायवाची सियासतदान का राजनेता से हो गया, जबकि इसका ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम राजनीति को सियासत भी कहते हैं। तो चलिए सियासत का ये प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल शुरू करते हैं और चंद्रराज सिंह जी का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है सिंघवी साहब, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, एक करंट टॉपिक से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अभी शाम को जिसका पटाक्षेप हुआ है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है रायपुर में, लेकिन हम कांग्रेस के अधिवेशन की बात आपसे बाद में करेंगे। एक इससे जुड़ी हुई एक करंट जो इवेंट हुई है उसके बारे में पहले आपसे जानेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी अपडेट भी देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा अधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे आज सुबह की फ्लाइट में, कांग्रेस के बाकी अन्य नेताओं के साथ में। उनको डिटेन किया गया और एरोप्लेन से उतारकर गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने वहां आंदोलन किया और प्लेन को उड़ने नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि हम पवन खेड़ा को अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ जाएंगे। अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। ये मसला जुड़ा हुआ है पवन खेड़ा के एक बयान से, जो बयान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया। आपत्तिजनक बयान था ऐसा माना गया, और असम में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, और उसी मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए आज सुबह पुलिस एयरपोर्ट पहुंच गई और यह पूरा का पूरा घटना चक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। आपसे हम जानना ये चाहते हैं कि एक तो ये बात कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बयान दिया जाता है और देश के किसी भी हिस्से में उस व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी मुकदमा दर्ज हो जाता है और वहां की पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। एक तो ये हम जानना चाहेंगे टेक्निकली कि ये कितना सही है। दूसरी बात ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी आम आदमी को भी ऐसे रिलीफ दे सकता है क्या? बात यह है, एक कहावत है, उसका एक लाइन में इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। समर्थ को नहीं दोष घुसाई। अब कृष्ण हारते हैं, सुदामा जीतते हैं, पर तालियां तो कृष्ण के लिए बजती है। आपने पूछा आम आदमी, आम आदमी का मतलब क्या है? एक सियासतदान आदमी, एक राजनेता अगर ऊट चोट बकवास करता है, उल जलूल बोलता है, तो उसे बर्दाश्त क्यों किया जाए? और एक आम आदमी अगर सम्मानजनक तरीके से बोलता जाए तो उसे अपमानित क्यों किया जाए? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी हैसियत, अपनी भावना और अपनी औकात का प्रदर्शन करने के लिए
किसी आदमी को उल जलूल बोलकर अपमानित करता है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, जमानत दे दी है, कोई बात नहीं है। मगर एक बात आप बताइए मुझे, क्या किसी पवन खेड़ा के जैसे आदमी को कोई बात कहने के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना नहीं आता था? वो जो बात कहना चाहते थे वो अच्छी भाषा में कह सकते थे, सुशोभित कर सकते थे, सम्मानजनक तरीके से कह सकते थे। किसी का अपमान करके अपने को सम्मानित करने की भावना बहुत गलत है। प्रधानमंत्री के खिलाफ में विरोध और आलोचना करना चाहिए, आलोचना होती है, लोग करते हैं, कोई पीछे नहीं रहता है, पर उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा को तोड़ने के बाद, बंधन तोड़ने के बाद जिस प्रकार मजबूत से मजबूत बैल को भी पकड़ा जाता है तो उसको भी पकड़ा जाएगा। अब तो चूंकि ये मामला करीब करीब फिलहाल समाप्त हो गया, अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो पवन खेड़ा को रायपुर पहुंचने की इजाजत दे ही दी है, इसलिए इस पर ज्यादा चढ़ना, मैं इतना ही बोल सकता हूं कि पवन खेड़ा को भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए, तोल कर बात करनी चाहिए। फिर वही मेरी पुरानी कहावत कि कबीरा जिना बावरी कही गया सड़क पताल, आप उनके भीतर रह जूती खाद कपाल, इससे सबक लेना चाहिए। जी, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है और देश भी देखता है इन चीज़ों को। जो 295 का हमारे यहाँ सेक्शन है जिसमें एक तरह की मानहानि कह सकते हैं आप, इस तरह के जो शब्द हैं वो कह सकते हैं, और लेकिन उसमें एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी कंडीशंस हैं, वो लोग भूल जाते हैं जब बयान देते हैं, जब बात करते हैं। तो वो कंडीशंस का पालन होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है, और हमने आपसे ये भी जैसे चर्चा का विषय हो सकता है कि असम पुलिस या कर्नाटक पुलिस या केरल की पुलिस मान लीजिए कोई मुकदमा दर्ज कर लेती है, और वहां से फिर पुलिस आती है और इस व्यक्ति को, जो राजस्थान में रहने वाला हो या दिल्ली में रहने वाला हो, उसको उठाती है। ये भी एक तरह से गलत परंपरा है। जहां उसने बयान दिया है, मान लीजिए उसने दिल्ली की धरती पर बयान दिया है, तो वहां मुकदमा होना चाहिए, जैसे कि वो व्यक्ति वहां न्याय भी अपना ले सके। ये भी देश में गलत परंपरा पड़ गई है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत देखना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या मजे लेता है कि हाँ ठीक है, तुम हमारे पास आओ तब देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन का क्लियर कट आदेश देना है इसमें कि भाई जिस राज्य में उसने कुछ कहा है, जिस राज्य में घटना हुई है, उसके इतर इसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। सीधा सा जी, एक बात बताओ, कोई आदमी किसी एक स्टेट के अंदर सुरक्षित है, वो मानता है कि वहां उसका प्रभाव ज्यादा है, और वहां बैठ करके वो किसी के बारे में बोले, और उसको अच्छी तरह मालूम है कि इस पर, हमारे पर, इस स्टेट में कुछ बुराई होगी नहीं, हम पर मामला होगा नहीं तो कोर्ट किस लिए बैठा है? सर ऐसा है, आप मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठा है? हाई कोर्ट्स क्यों बैठे हैं? ये कोर्ट्स क्यों बैठे हैं? सुनवाई के लिए बैठे हैं, सुनवाई के लिए। ना 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 ना, एक मिनट। कोर्ट्स को खुद का संज्ञान लेते हुए मुलजिम को अरेस्ट करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, खुद का संज्ञान लेकर मुकदमा कायम करने का अधिकार है। नंबर 3, पुलिस के बिना ट्रायल करने का अधिकार है मजिस्ट्रेट को, तो ट्रायल कर सकता है। मगर ऐसा करने पर, ऐसा अगर अदालत करने लगे और न्यायाधीश करने लगे तो थोड़े दिनों बाद आप लोग सभी ये कहोगे, सारा जगत ये कहेगा कि न्यायालय अति कर रहा है, अपनी क्षमता का दुरुपयोग कर रहा है। न्यायालय को जैसे पवित्र तब रखिए, न्यायालय को पवित्र रखिए। एक इशारा आपने किया है कि मुकदमा कहाँ किया गया, अपराध कहाँ किया गया, क्या अपराध एक्स जगह हो तो वही जगह अपराध पर मुकदमा नहीं होना चाहिए? ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, इसमें एक मत अब होंगे नहीं, होना भी नहीं चाहिए, अपने अपने विचार हैं। मगर पवन खेड़ा, अब इसमें मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक बयान दिया और उसके खिलाफ 25 जगह मुकदमे दर्ज हो गए, उसकी तो जिंदगी तबाह हो चुकी। क्या बोले आप? एक व्यक्ति ने, मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं और मैंने कोई बयान दे दिया, अब मेरे खिलाफ अलग अलग राज्यों में 25 मुकदमे दर्ज हो गए। वो तो सारे मुकदमों को एक न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। अभी हुआ ना नुपुर शर्मा के मामले में, नहीं मुकदमे हो, नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, ब्रिंग देम अंडर वन कोर्ट, एक जगह सारों को वहां बुला दिया जाएगा, अलग अलग नहीं होंगे, होते भी नहीं है, हो गए, सब जगह जाना पड़ रहा है। आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हाँ, बात को जो बुरी है आपको बुरा कहना चाहिए। यही हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी निर्णय कि पवन खेड़ा ने ऐसी हरकत क्यों की, इसकी डेप्थ में जाइए आप, इसका मुझे आप समझाइए। पवन खेड़ा को इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? देश का प्रधानमंत्री है, उसकी एक गरिमा है, उसके पद का एक स्तर है, उसका एक सम्मान है,
राष्ट्र में उसकी प्रियता है, उसकी एक लोकप्रियता है पूरे देश में। उस आदमी के बारे में आप बोल दोगे तो हर आदमी हर एक के बारे में बोलना चालू हो जाएगा। इसलिए जो आदमी ऐसा प्रयोग करता है वो क्षम्य तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो साबित हो जाता है कि एक क्षम्य है नहीं है, इसका ये अर्थ तो अक्षम्य भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं इस बारे में इतना ही कहूंगा कि पवन खेड़ा के खिलाफ जो हुआ वो भी उचित था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दी वो भी उचित है। राइट। तो चलिए, ये बात जरूर है कि इसके बारे में बहस होनी चाहिए देश में, और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अराजकता का सा माहौल हो जाता है। फिर आम नागरिक में विश्वास नहीं रहता है, पता नहीं कौन सी पुलिस आएगी, कब उठा ले जाएगी, कभी उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कोई हर आदमी तो पवन खेड़ा नहीं है, हर आदमी के पीछे तो इतनी बड़ी ताकतें नहीं होती हैं, कल को किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। इसलिए आम आदमी पीड़ित की श्रेणी में ही रहता है। आम आदमी को वो सुविधा, वो अधिकार, वो शक्ति, वो बैकग्राउंड, वो पृष्ठभूमि नहीं मिलती है। ये फर्क है, पर इस फर्क को मिटाने के लिए कोई नया कानून व्यवस्था बने, इसकी संभावना मुझे अभी नहीं नजर आ रही। हो सकता है एक दिन ऐसा हो जाए। ठीक बात है। तो चलिए, जब बात चली रही है रायपुर अधिवेशन में जाने की, पवन खेड़ा को इजाजत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, तो आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस का ये जो अधिवेशन होने जा रहा है, इसके आपकी नजर में क्या मायने हैं, और क्या कांग्रेस जिस पर्पज से अधिवेशन करती है ये अचीव हो पाएंगे क्या? आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस कहीं भी कैसा भी अधिवेशन करे, कांग्रेस के अधिवेशन के 4-5 मुख्य मुद्दे हमेशा रहते हैं। नंबर पहला तो लीडर कौन है, कहां किस लीडर को बनाना है, किसका परिवर्तन करना है, किसको नेता बनाना है, किसको प्रदेशाध्यक्ष बनाना है, प्रदेशाध्यक्ष रखना है कि नहीं रखना है, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री को रखना है कि नहीं रखना है, मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ, बाकी नीतियों का अधिवेशन। तो राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए इतने नीति संबंधी वक्तव्य ऑलरेडी दे दिए हैं कि अधिवेशन की जरूरत ही नहीं है। उस अधिवेशन में वही होगा जो राहुल गांधी चाहता है, उसका समर्थन होगा जो राहुल गांधी चाहेगा, उसका विरोध होगा जो राहुल गांधी नहीं चाहेगा। जिस अधिवेशन में व्यक्ति की स्वतंत्रता न हो, जिस अधिवेशन के अंदर आलोचना का अधिकार नहीं हो, जिसके अंदर सही बात की प्रशंसा न हो, जिसके अंदर गलत बात की आलोचना न हो, जिसके अंदर जिम्मेदारियों का फैसला न हो, जिसके अंदर बड़े बड़े नेताओं के आचरण पर चर्चा न हो, उनके कर्म के अनुसार उनको सजा न मिले, अनुशासनहीनता की चर्चा हो और अनुशासनहीन जिंदाबाद के नारे लगाए हुए, उस अधिवेशन का क्या अर्थ है? मैं तो मध्य प्रदेश का जब प्रभारी था तो छत्तीसगढ़ उसका एक पार्ट था। मैं जानता हूं उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, मगर हम लोगों ने, हम तो केवल प्रभारी थे, तो बड़ी कड़ाई के साथ में मध्य प्रदेश के 6-8 मंत्रियों को मैंने बर्खास्त किया था। अब ऐसा कर ही नहीं सकता। हर एक आदमी के साथ हिमायती खड़े हो जाते हैं, हर एक के समर्थक खड़े हो जाते हैं, हर एक की जय जयकार करने वाले खड़े हो जाते हैं। रायपुर अधिवेशन का अगर कांग्रेस जनता को समझाना चाहती है तो पहली समस्या तो ये तय करे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री रहेगा न रहेगा, दूसरा ये करे कि सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, तीसरा ये तय करे नेतृत्व किसका रहेगा, चौथा इनका राष्ट्रीय चेहरा कौन होगा, पांचवा और राष्ट्र इनके साथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अन्य राष्ट्रों के साथ समझौता होगा कि नहीं होगा, क्या ममता कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करेगी, क्या शरद पवार करेगा, क्या नीतीश कुमार करेगा, क्या तेजस्वी करेगा, क्या अखिलेश करे, तो है क्या? इस अधिवेशन में न सुनाओ, अच्छी भाषा में तालियां बजाओ, मत कराओ, हाँ में हाँ भरो। अधिवेशन का अर्थ क्या है? अधिवेशन का अर्थ तब होता है जब फैसला लेने की ताकत उस अधिवेशन में भाग लेने वाले लोगों की हो, और नहीं है। कांग्रेस फैसला युक्त पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस तो फैसला मुक्त पार्टी है। इस अधिवेशन का कोई अर्थ नहीं है। वह रायपुर के सारे लोगों में से कईयों को जानता हूं, उस समय भी इनकी कैबिनेट में बहुत से लोग थे, उसमें विजय चंद्र शुक्ला जैसा मजबूत आदमी भी छत्तीसगढ़ का नेता था, अब वो भी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जब नेतृत्व शून्य हो, क्षमता नहीं हो, फैसला नहीं हो, अब ये खड़गे साहब खड़कते नहीं है, बोलते ही बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है, कहते ही कहते हैं। उसी के नेतृत्व में अधिवेशन हो रहा है। खड़गे साहब की पृष्ठभूमि वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, वही सोनिया गांधी, वही गांधी परिवार। तो आप भी मुझे बताओ सुभाष जी, इस अधिवेशन का क्या अर्थ है? मैं इससे शून्य अधिवेशन मांगता हूँ, इस अधिवेशन को अर्थहीन मानता हूँ, इस अधिवेशन को व्यर्थ मानता हूँ, कांग्रेस के समय की बर्बादी मानता हूँ। राइट। तो आपने खड़गे साहब का नाम लिया, अभी हाल में बयान चल रहा है खड़गे साहब का कि 2024 में जो चुनाव होना है उसमें 100 मोदी आ जाए चाहे 100 शाह आ जाए तो भी वो सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं, और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और
ये रायपुर अधिवेशन की जो पृष्ठभूमि है वो यदि हम इससे जोड़ते हैं और फिर इस समीकरण को देखते हैं कि ये खड़गे साहब ने क्यों बोला होगा, क्या रायपुर अधिवेशन में विपक्षी पार्टियों को किसी तरह से मनाकर एक ज्वाइंट फ्रंट बनाने की जो कोई परिकल्पना है आपकी नजर में, या कि मैं सुभाष जी मैं आपके यहाँ पहले कह चुका हूं, विपक्षी पार्टियों की एकता तो प्रश्न ही काफूर है, प्रश्न है ही नहीं। कैसे होगी एकता जब बंगाल के अंदर कांग्रेस चुनाव में कुछ एमपी खड़ा करेगी तो ममता कैसे इनके साथ जाएगी? जब बिहार के अंदर कांग्रेस लड़ाई करेगी तो तेजस्वी कैसे इनके साथ जाएगा? कोई नहीं है, ये पार्टियां अलग अलग ही रहेगी, ये अलग अलग अंग हैं, इनको जोड़ा नहीं जा सकता। ये तो ऐसा है जिस प्रकार शस्त्र बहू के कटे हुए हाथ थे उसी प्रकार सारी पार्टियां कटी कटी पड़ी है, इनको मिला के एक शस्त्र बहू का निर्माण करना असंभव है। इसमें यह उद्देश्य ही नहीं है, इसमें तो पार्टी के अंदर अपनी दौलत जमाने का उद्देश्य है, पार्टी के अंदर किसका वर्चस्व है ये बता। एक बार फिर अधिवेशन फिर कहेगा हम वही करेंगे जो राहुल जी कहेंगे, हम वही करेंगे जो प्रियंका जी कहेंगे। जिस परिवार को राजनीति के पदों से मुक्त किया उसके सत्ता को स्वीकृति करते हुए इस अधिवेशन में फिर मोहर लगाई जाएगी। खड़गे साहब का तो इस अधिवेशन के बाद आप बता रहे खड़गे साहब की कौन सी बात मानी जाएगी? मैं नोट करने बैठा हूं, खड़गे साहब से कौन से आदेश को माना जाएगा? अभी खड़गे साहब ने एक बात कही कि अशोक गहलोत को सचिन के घर जाके मिलना पड़ेगा, अखबारों में फ्रंट पेज काकनी का, मैं गारंटी नहीं करता, पर क्या ये पॉसिबल है? खड़गे साहब आपके आदेश की वैल्यू क्या है मैं जानना चाहता हूँ। आपको कहा गया था अनुशासन पर कार्रवाई करो, तो आपने महेश जोशी के 2 में से एक यूजर डिपार्टमेंट ले लिया और उसका जो मालपुई डिपार्टमेंट था उसको बना के रखा। क्या आपने शांति धारीवाल के खिलाफ एक्शन लिया? बताइए ना, आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? आप कर ही नहीं सकते कुछ, आप नाम के अध्यक्ष हो, काम के नहीं हो, आपका वैल्यू मत 0 है। अगर आप में दम है तो इन दोनों को एक करके बताओ, अगर आप में दम है तो कांग्रेस का नेतृत्व एक आदमी के हाथ में देके बताओ, अगर आप में दम है तो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का कौन करेगा? राहुल के अलावा आप किसी का नाम लेके बताओ। इसलिए खड़गे साहब ज्यादा खड़गो मत, करना है तो कुछ करके बताओ। जो खाली बातचीत करते हैं वे काम नहीं कर पाते। आप ये अधिवेशन आ जाएगा, 2 दिन का खेल है, अगला बृहस्पतिवार आएगा, मैं फिर आपके सामने आऊंगा, मैं एनालिसिस करूंगा अधिवेशन का अर्थ क्या था। क्या ये वर्ष का समय बर्बादी नहीं है? किसका अधिवेशन आप क्या करोगे, क्या फैसले लोगे? फैसले हो चुके हैं, राहुल गांधी नीतिगत फैसले दे चुका है, 3000 की यात्रा में 300 से ज्यादा वो अपना मंतव्य। उसके बाद आप खड़गे साहब और आपका अधिवेशन एक सूत इधर का उधर नहीं जाएगा, उसका यस मैन बन के घोड़ी की तरह सर झुका करके इस अधिवेशन का निर्णय करेगा, जो निर्णय राहुल जी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये बात आपने कही, वो प्रभारी महासचिव की भी बात की कि आपने एमपी का जो उदाहरण लिया ये जो बयान है, ये बयान रंधावा जो अभी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान के, उन्होंने दिया था कि अशोक गहलोत को चाहिए कि वो ये जिनसे जो प्रमुख नेता हैं उनसे जाकर, जो नाराज हैं उनसे जाकर उनके घर मिलें और ये जो नाराजगी है, ये जो मनमुटाव है इसको दूर करें। लेकिन जैसा आपने इशारा किया कि आप तो वहाँ 6 मंत्रियों को हटाकर आ गए, लेकिन यहाँ तो रंधावा साहब का कोई कहना मान नहीं रहा है। तो रंधावा साहब जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं मल्लिकार्जुन जी के, उनकी भी नहीं चल रही, तो आपने जब कह दिया अध्यक्ष की नहीं चल रही है तो फिर रंधावा जी को कौन सुनेगा? आप कैसी बातें करते हो सुभाष जी? रंधावा जी की हैसियत कोई है ही नहीं। रंधावा एक प्रतिनिधि ऐसे होते हैं क्या प्रभारी? प्रभारी की ताकत तो मैंने अनुभव की है ना। प्रभारी की ताकत तो वो होती है कि वो मुख्यमंत्री गले में हाथ डालकर हाथ खड़ा करके कहता है कि इनके आदेश का पालन करेंगे। ऐसा हुआ है क्या? कौन पूछता आपको रंधावा जी? क्या अशोक आपकी बात मानता है? क्या सचिन आपकी बात मानता है? आप एक नाम मात्र के प्रभारी हो और आप कहते हो तुरंत एक्शन लेता हूं। हमें तो कोई आपका एक्शन दिखा नहीं, आपका कोई कर्म दिखा नहीं, आपका कोई धर्म दिखा नहीं, आपकी कोई गति दिखी नहीं, आपकी उन्नति दिखी नहीं, आपकी उपलब्धि आप है क्या? जब खड़गे की वैल्यू 0 है तो उनके प्रतिनिधि क्या वैल्यू होगी? आप मुझे खुद बता सकते हैं इस बात को। इस बात के तो इतिहास में उदाहरण है। जो राजा अपना राजनीति बेचता था, अपना प्रतिनिधि बेचता था, उसको अवैधान होता था दूसरे राजा के यहाँ जाकर, उसे कहने की छूट होती थी और वो दिल खोल के कहता भी था, मगर वो राजदूत के रूप में जाता था तो उसकी इज्जत होती थी। अरे भाई रंधावा साहब, आपको तो राजदूत का अधिकार भी प्राप्त नहीं है, किस बात में आप कुछ नहीं कर पाओगे। राजस्थान का भविष्य तय है, कांग्रेस की संख्या तय है,
कांग्रेस में 20 से ज्यादा सीट आने की कोई संभावना नहीं है। और ये आपकी हैसियत नहीं है कि आप सचिन पायलट के हाथों में चुनाव दे दो, ये करना आपके बस में नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी पिछले 15-20 सालों से एक व्यक्ति विशेष के आदेश पर चलती है। उसकी भी गलती नहीं है, वो सत्ता में रहना जानता रहेगा, उसका कर्म है, उसमें ताकत है, जोड़ तोड़ करना जानता है। तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। दो बड़े मोहरे हैं यहाँ पे, सचिन और गहलोत। आप पहले तय करो कि आपकी बात कौन मानता है, ये तो तय करो खड़गे साहब। और आप ये बताओ, अगर आप नहीं भी कहते हो तो ये बताओ, राहुल गांधी की बात कौन मानता है, प्रियंका की बात कौन मानता है? अगर इनकी बातें अलग अलग है तो फैसला कौन करता है? इसलिए रंधावा साहब, आराम से जाओ, रायपुर जाओ, अच्छी नगरी है, घूमो फिरो, अधिवेशन में लोगों को बुलाओ, तालियां बजवाओ, जय जयकार करो, राहुल जिंदाबाद के नारे लगवाओ, प्रियंका जिंदाबाद के नारे लगाओ, सोनिया जिंदाबाद के नारे लगाओ, और ज्यादा से ज्यादा कई एक आध गलती से हो तो एक दो नारे खड़गे जिंदाबाद के भी लग जाएगा। इसके अलावा इस अधिवेशन का कोई अर्थ नहीं। एक सवाल, आपने जब यह कहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में भिड़े हुए हैं, एक भिड़ंत इन दिनों और चर्चा में आ रही है, उसमें अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर से आते हैं, उनके साथ कुछ भिड़ंत चल रही है, ये क्या मामला है? ये बहुत अच्छा मामला है, ये तो मजेदार कहानी है। ऐसा हुआ है, गजेंद्र सिंह शेखावत को अपने आप को मुख्यमंत्री कहने का शौक था। इस दौरान में एक संजीवनी सोसाइटी थी, उसमें 1200-1300 करोड़ रुपए का घपला हुआ। तो वहां के कुछ लोग अशोक गहलोत के पास आए, पहले भी आए थे, इन दिनों इसलिए आ गए कि भाजपा के अंदर नेता विपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महासचिव तीनों के परिवर्तन की चर्चा थी। तो भाजपा के कुछ लोगों ने देखा, अच्छा है, गुलाब जी तो चले गए, एक प्रतियोगी तो मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान से बाहर हो गया, इसको भी कर दे। इसके अंदर एक बात थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को किस प्रकार टारगेट किया जाए, उसमें अशोक गहलोत की रुचि कैसे बढ़े, इसके पीछे किसी न किसी भाजपा के बड़े गुट का हाथ है, इतना संदेह नहीं है। लेकिन गहलोत जो बात कही वो गलत थोड़ी है, सही बात है। गजेंद्र सिंह हैज टू एक्सप्लेन, गजेंद्र सिंह को बताना पड़ेगा पैसा कहां से आया, किसने दिया। इस पर गहलोत की गलती नहीं मानता मैं, लेकिन गहलोत ने समय पर जो काम किया है, उस समय के फैसले के पीछे केवल गहलोत का दिमाग नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, भाजपा के कुछ लोगों का हाथ है। जो लोग भाजपा के अंदर गजेंद्र को हटा करके मुख्यमंत्री के दूसरे दावेदार को पिक्चर से हटाना चाहते हैं, उनका हाथ है। आखिर अमित शाह कब तक बचाएंगे, ये भी उनका प्रश्न है। और यह भी साबित कर देंगे कि अमित शाह के न चाहने पर भी मोदी जी ने इसको बचा लिया, तो भी एक बड़ा प्रश्न होगा। सवाल यह है कि इस संजीवनी बूटी के अंदर जो रुपया गया, इनके कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी भी गिरफ्तारी में है, एक विक्रम सिंह नाम का आदमी बरसों से गिरफ्तारी में है। मैं एक बात जानता हूं, मारवाड़ी में एक कहावत है, जो कोयला खाएगा उसका तो मुंह काला होगा। चाहे गजेंद्र हो, चाहे कोई भी हो, अगर जिस प्रकार से इनडिसिप्लिन में इनडिसिप्लिन किया तो उसकी सजा भुगत रहे हैं ना, महेश जोशी, शांति धारीवाल, इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। तो गजेंद्र शेखावत को भी अगर अपराध हुआ है और सोसाइटी ने लोगों के पैसे हजम किए हैं, तो गहलोत कहाँ गलत है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी सजा दिलवाने के पीछे क्या केवल सरकारी हमला है या राजनीति है, ये भी जांच का विषय है। हो सकता है अशोक गहलोत के और गजेंद्र सिंह के विरोध का फायदा उठाकर भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री के एक दावेदार को यहां से बाहर भेजना चाहते हो और स्वयं दावेदार हो, ये हो सकता है। मैं संभावना पर बोलता नहीं, पर मेरी संभावना गलत कम होती है। तो आपने नाम लिया दो जनों का जो अनुशासनहीनता की बात जिनके ऊपर आई हुई है, महेश जोशी और शांति धारीवाल। तीसरा नाम है धर्मेंद्र राठौड़ का। अभी अलवर राज परिवार, धर्मेंद्र राठौड़ इस तरह का आदमी नहीं कि चर्चा भी की जाए। एक सवाल है इसमें, पॉलिटिक्स एक सवाल है, सीनियर आदमी को इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक सवाल इसमें ये उपद्रा है, सवाल तो सुन लीजिए, फिर आपका कमेंट ना करने का मन हो कोई बात नहीं। एक सवाल है, सवाल ये है कि अलवर राज परिवार के यहाँ शादी में राहुल गांधी आए और कांग्रेस के बाकी आलाकमान, जिसको कह सकते हैं आप एक तरह से, वो भी सब सारे सीनियर लीडर्स थे वहां पर। वहां धर्मेंद्र राठौड़ का सामना राहुल गांधी से हुआ बताया। अब ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर अनुशासन की तलवार है, उस व्यक्ति को वहां किसने तो इनवाइट किया है, और कैसे ये हुआ है, और कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं है। ये व्यक्तिगत प्रोग्राम में कौन किसको बुलाता है, इसको मत नहीं देना चाहिए। हमें बुला लिया होगा, इससे कौन सी बड़ी बात है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, अजमेर में कुछ दिनों पहले
एक कॉमन जेंडर की शादी थी, आधा राजस्थान पहुंच गया था, उसने बुलाया, वो चले गए, इसमें कोई बुराई नहीं है। भंवर जितेंद्र की इच्छा है, चाहे जिसको बुलाए, अगर वो बुलाता तो आप भी शायद ना नहीं देते, इसलिए ऐसी बात की मैं परवाह नहीं करता। धर्मेंद्र राठौड़ को कौन कितना महत्व देता है, ये धर्मेंद्र राठौड़ के व्यक्तित्व पर नहीं, महत्व देने वाले व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मैं धर्मेंद्र राठौड़ को इतना बड़ा पॉलिटिशियन और राजनेता नहीं मानता। नहीं, वो यदि मुझे, आपने कहा मुझे बुलाते तो मैं नहीं जाता या जाता, मेरे पर अनुशासन की तलवार नहीं है। क्या मुझ पर अनुशासन की तलवार नहीं लटकी हुई है। मुझे यदि बुलाया जाता तो मैं तो चला जाता, तो जाता ही क्यों नहीं जाता। आप लोग आप भंवर जितेंद्र को प्रश्नवाचकता में खेले मतलब कोई लोग होता है, किसी को बुला लेते हैं, भ्रष्टाचारियों को बुला लेते हैं, मर्डर करने वालों को बुला लेते हैं, क्यों रेपिस्टों को नहीं बुलाते, एनकाउंटरिस्टों को नहीं बुलाते, मर्डरों को नहीं बुलाते, सब बुलाते हैं, सुविधा से बुलाते हैं और लोग सुविधा से जाते हैं। उसी की खबरें बनती हैं। होना चाहिए आपकी तरह, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, गलत की खबरें बनती है, नहीं मिलना चाहिए, गलत आदमियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मगर दुर्भाग्य है ऐसा होता है। भंवर जितेंद्र सिंह यदि अलवर राज परिवार के होते और जातिगत आधार पर या दोस्ती के आधार पर, रिश्तेदारी के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर बुलाते धर्मेंद्र राठौड़ को, देयर वाज नो क्वेश्चन। लेकिन वो खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, एमपी रहे हुए हैं, राहुल गांधी की टीम में हैं। भंवर जितेंद्र बड़ा नाम है कांग्रेस में, और उसमें ये जानते हुए कि इस व्यक्ति के ऊपर अनुशासन की तलवार लटकी हुई है, उसको बुलाने के लिए एक सवाल पैदा होता है। उसमें चाहे आप हम कुछ भी कहें, वो अलग बात हो सकती है। सुभाष जी बिल्कुल सही हो, बुलाने वाले के दिमाग का टेस्ट है, जाने वाले की गलती नहीं है, बुलाने वाले के मस्तिष्क की परीक्षा है, बुलाने वाले के सिद्धांतों की परीक्षा है, बुलाने वाले के अभियान की परीक्षा है, बुलाने वाले की क्षमता की परीक्षा है, बुलाने वाले के अपने कैरेक्टर की परीक्षा है। हियर यू आर करेक्ट, और जाने वाले की गलती है। तो आपने अभी बातचीत में गुलाब चंद जी कटारिया का नाम लिया है, जो राज्यपाल बन गए हैं असम के, और आपने ये कहा कि वो चले गए हैं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक नाम हट गया है। तो ठीक है, ये तो हुआ एक परिवर्तन, लेकिन इस परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पर जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की यहां ला रहे हैं हम चर्चा, उसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देंगे? एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट के हाथ में कुछ भी नहीं है। परिवर्तन किसी को लाओ, किसी को ले जाओ, कोई मतलब नहीं है। सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में होंगे। अब चाहे वहां पर आप किसी को बना दो अध्यक्ष, किसी को बना दो विपक्ष का नेता, इससे आना जाना कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जो है, उसको दुर्गति में पहुंचाने के लिए कोई दो चार लोग जिम्मेदार हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। उनकी पंचायती चलती थी और चलती रहेगी। गुलाब जी एक सशक्त आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, और मेरे को लगता था कि जाने के पहले इनको 6 महीने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने बीकानेर में कहा कि गुलाब जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उसके 4 दिन बाद ही इनको हटा दिया गया। इनके प्रतिद्वंदियों ने सोचा कि कहीं चंद्रराज सिंह की बात जो ज्यादातर सही होती है फिर सही हो गई और ये बुजुर्ग आ गया, तो तब योजना बनी कि इनको जल्दी जल्दी विदा करो, और कर दिया गया। गुलाब जी ये भी नहीं कह पाए कि मेरा परिवार खुश नहीं है, मेरे को सोचने का मौका दो। एक अखबार से मालूम पड़ी, उनको टेलीफोन है, गुलाब जी सर हुक्म, मोदी जी थे, आपको जाना है, ओके, खत्म, खेल खत्म। ये भी नहीं पूछा गया, खाली अखबारों में पढ़ा गया। अब गुलाब जी गए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा आपने। मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक क्षति होगी, इसका दो राय नहीं है। पूरे जैन समाज में गुलाब जी के कारण कोई क्षति हो जाए, इसकी मैं संभावना नहीं मानता, क्योंकि गुलाब जी ने कभी जातिगत नेता बनने का प्रयास ही नहीं किया, न अपनी जाति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। इसे उनके जाने का लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ संघ के कार्यकर्ता जो उनके प्रति समर्पित थे, अब आप बताइए, हमारे यहाँ एक आदमी है प्रसन्न मेहता, 30 साल से उनका भगत टिकट नहीं मिल पाया। एक है बालोद में गणपत भाटिया, 25 साल के अंदर भगत था, गुलाब जी 10 बार जाते थे, उसको टिकट नहीं मिला। गुलाब जी ने किसी को टिकट दिलवाया है तो मुझे उसका नाम बताओ। वो नहीं चाहते दीप्ति महेश्वरी आई गई, इसलिए गुलाब जी के जाने का भारतीय जनता पार्टी पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जगह खाली हो गई, ये बात मैं आपकी मानता हूं। खाली जगह भरने के लिए कोई कोई तो आएगा। इस दौर में बहुत से लोग हैं, मैं उनका क्या नाम लूं, कई छुटभैये हैं, कुछ मध्यस्थ श्रेणी के लोग हैं, कुछ लोक श्रेणी के, हर आदमी के मुंह में मैं बन सकता हूं। जिस पार्टी में ये भावना घर कर जाए मैं बन सकता हूं, उस पार्टी में कोई बनता है नहीं बनता है, इसका फैसला दिल्ली करता है। राजस्थान में टिकटों का बंटवारा भी दिल्ली से होगा,
राजस्थान से नहीं होगा। अभी 3 आदमियों ने मिलकर एक साथ राजेंद्र राठौड़ का नाम भेजा कि इनको विपक्ष का नेता बना दिया जाए। हम देखते हैं उन तीनों की कितनी बात चलती है। इनमें एक यहाँ का प्रभारी भी है, एक संगठन वाला आदमी भी है, एक प्रदेशाध्यक्ष भी है। अगर कोई बात किसी बात को मोदी जी से छिपाना चाहे, मैं नहीं मानता हूँ संभव है। मोदी जी के पास सूचना सूत्र बहुत तगड़े हैं। सोनिया जी तो आईबी पर निर्भर होती थी, मोदी जी आईबी पर निर्भर नहीं है। मोदी जी वीआईपी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन सोर्स पर निर्भर है, उनको गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रांत का नेतृत्व अच्छा नेतृत्व होगा, और जब मोदी के हाथों से तराश कर कोई व्यक्ति इन पदों पर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का भलाई होगा। और फिर संघ के अंदर भी बड़े ईमानदार लोग हैं, यहाँ के प्रांत प्रचारक बड़े ईमानदार है, वो तमाशा। आप बताइए किस आधार पर इन तीनों ने एक नाम भेजा है? बाकी लोग मर गए थे क्या? उनका नाम क्यों नहीं भेजा? इसका कारण इनसे पूछा जाएगा। जिन्होंने नाम भेजा है उनकी इमेज भी डाउन होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं, और ऐसा हो चुका होगा, तो इसमें आश्चर्य नहीं है। पारदर्शी का खेल है, सामने आ जाएगा फैसला। राइट, तो आपने सुना सिंघी साहब, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी, दोनों पार्टियों के बारे में सही बात कहने का अवसर दिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंह भी। सियासी चाल भूचाल का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे प्रोग्राम रेगुलरली आपके पास पहुंच सकें। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।